वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। आई होप आप सब लोग बहुत ही अच्छे हो, आप लोग ज़बरदस्त पढ़ाई कर रहे हो। आज मैं लाया हूँ और एक नया वीडियो केमिकल काइनेटिक्स के ऊपर। आज के इस वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग आज एक्टिवेशन एनर्जी को पढ़ेंगे। अच्छा बच्चों, अगर आप लोगों ने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए। चलो बच्चों करते हैं स्टार्ट। आप लोग कॉपी पेन लेकर रेडी हो जाइए। लेट स्टार्ट। तो मेरे पास एक रिएक्शन है ऐसा, A प्लस बी से बन रहा है C। मैं यहाँ पे इस रिएक्शन को एज्यूम कर रहा हूँ बाई मॉलिकुलर गैसियस रिएक्शन। मतलब ये एलिमेंट्री रिएक्शन है जिसका मॉलिकुलरिटी है 2। ठीक है, अब ए को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ रेड पेन से, ये डायटोमिक मॉलिक्यूल है। बी को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ ग्रीन पेन से, ये भी डायटोमिक मॉलिक्यूल है। अब देखो, जब हम ए एंड बी को एक चेम्बर में लेंगे, जब ए एंड बी रिएक्टेंट को एक चेम्बर में लेंगे, इनके बीच में क्या होगा, इनके बीच में कॉलिजन होगा। बिकॉज गैसियस मॉलिक्यूल है, गैस मॉलिक्यूल क्या होते हैं, फ्रीली मूव करते रहते हैं कंटेनर के अंदर। तो ए एंड बी के बीच में क्या होगा, ए एंड बी के बीच में कॉलिजन होगा। इससे क्या होगा, बी विल ट्राई टू इंड्यूस या विल ट्राई टू डिस्टॉर्ट द बॉन्ड ऑफ ए, एंड वी कैन से दैट ए विल ट्राई टू डिस्टॉर्ट द बॉन्ड ऑफ बी। मतलब कॉलिजन के कारण ए का जो बॉन्ड है वो टूटेगा एंड बी का जो बॉन्ड है वो भी टूटेगा। ठीक है, ये इनके बीच में बॉन्ड टूट रहा है। क्यों टूट रहा है? ड्यू टू कॉलिजन। तो बॉन्ड टूट गया है, अब क्या होगा, रेड एटम के साथ ग्रीन एटम का बॉन्ड बन जाएगा। रेड एटम के साथ ग्रीन एटम का बॉन्ड बन जाएगा और ये मॉलिक्यूल बन जाएगा। ठीक है, तो इस जगह पे क्या हुआ, इस जगह पे बॉन्ड फॉर्म हुआ है। तो ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन क्या होता है, पहले मॉलिक्यूल्स के बीच में कॉलिजन्स होता है, मॉलिक्यूल्स के बीच में कॉलिजन होता है। उसके बाद क्या होता है, ओल्ड बॉन्ड्स आर ब्रोकन, जो पुराने बॉन्ड है वो टूटने लगते हैं। उसके बाद नया बॉन्ड्स बनने लगते हैं, न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड। देखो बच्चों, हमारे ज़िंदगी में भी ऐसा ही होता है। कोई नया रिलेशन बनने के लिए या कोई नया दोस्ती बनने के लिए पुराना दोस्ती या पुराना रिलेशन कभी कभी टूटना पड़ता है। ठीक है, जब पुराना रिलेशन या पुराना दोस्ती टूटता है तभी जाके कोई नया दोस्ती या नया रिलेशन बनने लगता है। ठीक है, अब आपको पता ही है ऑलवेज ये नया रिलेशन, ये नया दोस्ती ऐसे नहीं हो जाता है, कुछ ना कुछ तो एक्सटर्नल फैक्टर काम करता ही होगा। बच्चों, आप ये चीज़ सुन के बिल्कुल भी हंसना मत, रियल ज़िंदगी के साथ केमिस्ट्री का बहुत सारा रिलेशन है। ठीक है बच्चों, तो चलो देख लेते हैं केमिकल रिएक्शन में ये एक्सटर्नल फैक्टर क्या होगा। ये एक्सटर्नल फैक्टर होगा एक्टिवेशन एनर्जी। केमिकल रिएक्शन में प्रोडक्ट बनने के लिए रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को इफेक्टिव कॉलिजन करना पड़ेगा। अब इफेक्टिव कॉलिजन के लिए रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के पास सफिशिएंट एनर्जी होना चाहिए। देखो बच्चों, आपको पता ही है, अगर ए एंड बी मॉलिक्यूल को आप चेम्बर में रख दोगे तो उनके बीच में कॉलिजन होगा। अब कॉलिजन होगा, इसका कोई गारंटी नहीं है उनके बीच में बॉन्ड टूटेगा। आप ये देखो ना एटमॉस्फेयर में, कि एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, तो उनके बीच में तो कॉलिजन होता है। लेकिन आपने कभी देखा है कि नाइट्रोजन ऑक्सीजन कंबाइन होकर कुछ नया गैस बन गया एटमॉस्फेयर में? ऐसा होता है? कैसा नहीं होता है। ठीक है, तो कॉलिजन तो होता है, लेकिन कॉलिजन के कारण बॉन्ड टूटेगा इसका कोई गारंटी नहीं है। मतलब नॉट ऑल द collisions are effective. Only those collisions are effective in which reactant molecules have
सफिशिएंट एनर्जी। अगर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के पास सफिशिएंट एनर्जी होता है तभी जाके रिएक्टेंट मॉलिक्यूल का बॉन्ड टूट सकता है। बच्चों, अगर दो कार बहुत ही कम स्पीड में आके एक दूसरे के साथ टकराते हैं तो एक्सीडेंट खतरनाक होगा क्या? उसको हम एक्सीडेंट तो कहेंगे, लेकिन वो एक्सीडेंट खतरनाक नहीं होगा क्योंकि उससे दोनों कार का कोई पार्ट्स वगैरह नहीं टूटेगा। लेकिन अगर दोनों गाड़ी बहुत ही स्पीड में आके आपस में टकराते हैं तो गाड़ी तो एकदम टूट जाएगा। सिमिलरली रिएक्टेंट्स के बीच में कॉलिजन्स तो होगा, लेकिन अगर रिएक्टेंट्स के पास बहुत ही ज़्यादा एनर्जी हो जाता है या बहुत ही ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी हो जाता है तब क्या होगा, जो कॉलिजन्स होगा उनके कारण बॉन्ड्स टूट जाएगा। ठीक है, और ये जो सफिशिएंट एनर्जी का हम बात कर रहे हैं यही सफिशिएंट एनर्जी होता है एक्टिवेशन एनर्जी। यही सफिशिएंट एनर्जी होता है आपका एक्टिवेशन एनर्जी। मतलब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के पास कुछ ऐसा अमाउंट ऑफ एनर्जी होना चाहिए सो दैट कॉलिजन्स के कारण बॉन्ड वगैरह टूट जाए एंड उसके बाद नया बॉन्ड बने। देखो बच्चों, अभी देख लेते हैं सॉलिड स्टेट में रिएक्शन कैसे होता है। मतलब अगर रिएक्टेंट सॉलिड स्टेट में है या सॉलिड फेज में है तो कैसे होगा रिएक्शन। देखो, अगर सॉलिड स्टेट है तो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट तो ऐसा कुछ होगा नहीं, उनके अंदर सिर्फ वाइब्रेशन होगा। तो सॉलिड स्टेट में आपका कॉलिजन का हम बात नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो सॉलिड स्टेट में रिएक्शन का कुछ अलग ही फंडा होगा। बहुत सारा मैकेनिज्म है सॉलिड स्टेट रिएक्शन में, मैं आपको एक दो बताता हूँ। देखो, सॉलिड स्टेट में मोस्ट ऑफ द रिएक्शन कहाँ पे होता है, बाउंड्री सरफेस पे होता है। मतलब सरफेस पे जो मॉलिक्यूल है जनरली वही रिएक्शन में पार्ट लेते हैं सॉलिड स्टेट में। अब इन मॉलिक्यूल को रिएक्शन में पार्ट लेने के लिए यहाँ पे जो बॉन्ड्स है ये बॉन्ड वगैरह टूटना पड़ेगा। मतलब बॉन्ड का स्ट्रेचिंग होना पड़ेगा। ठीक है, अब स्ट्रेचिंग होने के लिए वी नीड टू प्रोवाइड टू स्ट्रेच द बॉन्ड we need to provide एनर्जी, और यहां पे यही एनर्जी होता है एक्टिवेशन एनर्जी। और कैसे हो सकता है सॉलिड स्टेट में रिएक्शन। देखो, सॉलिड स्टेट में आपका क्रिस्टल लैटिस होता है। ठीक है, अब क्रिस्टल लैटिस में ये मान लो अरेंजमेंट ऑफ एटम्स है। अगर हम टेम्परेचर को बढ़ा देंगे तो क्या हो सकता है, तो क्रिस्टल के अंदर जो एटम्स है या जो मॉलिक्यूल है वो क्रिस्टल को छोड़ के बाहर निकल सकता है। जब एटम या मॉलिक्यूल क्रिस्टल को छोड़ के बाहर निकल जाएगा तो वो रिएक्शन में पार्ट ले सकता है। ठीक है, मान लो ये एटम आपका बाहर निकल गया है तो क्या हो जाएगा, अब क्रिस्टल ऐसा हो जाएगा, यहाँ पे गैप हो गया है। और ये जो एटम बाहर निकल गया है इट विल टेक पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन। तो यहाँ पे एटम को या मॉलिक्यूल को क्रिस्टल से बाहर निकलने के लिए भी हमें कुछ एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ेगा और यही एनर्जी यहाँ पे हो जाएगा एक्टिवेशन एनर्जी। तो ऐसे और भी बहुत सारे मैकेनिज्म हैं सॉलिड स्टेट रिएक्शन में। सॉलिड स्टेट रिएक्शन में आपका कॉलिजन नियरली नेग्लिजिबल है, तो कॉलिजन यहाँ पे फंडा नहीं होगा। लेकिन एक्टिवेशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट हम सॉलिड स्टेट रिएक्शन में भी यूज कर सकते हैं। लिक्विड स्टेट रिएक्शन में आपका लिक्विड मॉलिक्यूल का तो मूवमेंट होता ही, लेकिन उनका मूवमेंट गैस रिएक्टेंट के जैसा नहीं है, लेकिन कॉलिजन होगा, उन कॉलिजन के कारण आपका रिएक्शन होगा। लिक्विड स्टेट रिएक्शन का रेट जनरली कम होता है कंपेयर टू सॉलिड स्टेट रिएक्शन। देखो बच्चों, एक्टिवेशन एनर्जी को हम लोग ई ए से डिनोट करते हैं। इसका यहाँ पे डिफिनेशन क्या हो जाएगा, डिफिनेशन ऐसा हो जाएगा, देखो, मिनिमम काइनेटिक एनर्जी, या हम कह सकते हैं मिनिमम एनर्जी दैट रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स मस्ट हैव
in order to form product, या हम ऐसे भी कह सकते हैं, मिनिमम एनर्जी required to initiate the reaction। ठीक है, अब इसका कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। एक्टिवेशन एनर्जी आपका होता है पाथ फंक्शन। ये पाथ फंक्शन क्यों होता है इसको हम थोड़ी देर बाद देखेंगे। ठीक है, अभी के लिए याद रखो ये आपका होता है पाथ फंक्शन। देखो बच्चों, अगर नंबर ऑफ इफेक्टिव कॉलिजन बढ़ेगा, बढ़ेगा तो रिएक्शन का रेट क्या होना चाहिए? अगर नंबर ऑफ इफेक्टिव कॉलिजन इंक्रीज होता है तो रेट इंक्रीज होना चाहिए। देखो, अगर एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा होता है, उससे क्या होगा? इफेक्टिव कॉलिजन्स कम हो जाएंगे, बिकॉज मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स के पास वो सफिशिएंट एनर्जी नहीं रहेगा। अगर एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा होता है तो मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स के पास वो सफिशिएंट एनर्जी नहीं रहेगा टू इनिशिएट द रिएक्शन। इससे क्या होगा? इफेक्टिव कॉलिजन कम हो जाएगा, प्रोडक्ट बनने का चांसेस कम हो जाएगा और रिएक्शन का रेट क्या हो जाएगा? रिएक्शन का रेट कम हो जाएगा। तो हम ऐसा लिख सकते हैं, हायर द EA लोअर will be the rate of reaction। ठीक है, देखो बच्चों, एक्टिवेशन एनर्जी को समझने के लिए हमें एनर्जी प्रोफाइल देखना पड़ेगा रिएक्शंस का। ठीक है, तो मैं यहाँ पे दो एनर्जी प्रोफाइल बनाऊंगा, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए और एक एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए। एनर्जी प्रोफाइल में क्या होता है? एनर्जी प्रोफाइल में वाई एक्सिस में हम लेते हैं एनर्जी, जनरली ये एनर्जी क्या होता है? ये एनर्जी हम पोटेंशियल एनर्जी भी ले सकते हैं, एंथैल्पी भी ले सकते हैं, या गिब्स फ्री एनर्जी भी ले सकते हैं। ठीक है, और एक एक्सिस में हम क्या लेते हैं? एक एक्सिस में हम लेते हैं रिएक्शन कोऑर्डिनेट, या इसको हम ऐसे लिखते हैं कभी कभी, रिएक्शन प्रोग्रेस। ठीक है, ये रिएक्शन कोऑर्डिनेट क्या है थोड़ी देर में ही बता रहे हैं। देखो, रिएक्टेंट है, इसका कुछ पोटेंशियल एनर्जी कुछ होगा या एनर्जी कुछ होगा। मान लो ये रिएक्टेंट का एनर्जी लेवल है। ठीक है, अब मैंने आपको क्या बोला था? रिएक्शन होने के लिए, रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के पास एक मिनिमम एनर्जी होना चाहिए। मतलब मुझे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को कुछ एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ेगा, तो ये मुझे एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद ये प्लॉट ऐसे नीचे जाता है। देखो, मैंने यहाँ पे एक्सोथर्मिक रिएक्शन लिया है, मतलब प्रोडक्ट का एनर्जी क्या होगा? रिएक्टेंट से कम होगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक देखो, ये जो एनर्जी है इसको हम बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। या EA। रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को यहाँ पे इतना एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ेगा। उसके बाद क्या होगा? कॉलिजन इफेक्टिव होगा। उसके बाद क्या होगा? मॉलिक्यूल्स के बीच में रीअरेंजमेंट होगा, मतलब मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट होगा। अब मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट में क्या होता है? बॉन्ड वगैरह डिस्टर्शन होता है, बॉन्ड वगैरह टूटता है। ठीक है, तो जब बॉन्ड वगैरह टूटने लगेगा उसी टाइम आपका नया बॉन्ड भी फॉर्म होना स्टार्ट हो जाएगा। जब बॉन्ड वगैरह टूटने लगेगा उसी टाइम नया बॉन्ड फॉर्म होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस पॉइंट पे, तो इस कर्व के पीक पे रिएक्टेंट स्पीसीज का जो स्टेट होता है या जो कंडीशन होता है उसको हम बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट, या कभी कभी बोलते हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। The peak of the curve signifies the configuration of atoms of the reactant species during the collision.
फिर से सुन लो, द पीक ऑफ द कर्व सिग्निफाइज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम्स ऑफ द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल ड्यूरिंग द कोलिजन। रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को आप जब एक्टिवेशन एनर्जी दे दोगे तब उनके बीच में इफेक्टिव कोलिजन होगा। इफेक्टिव कोलिजन्स के कारण रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के बीच में बॉन्ड टूटना स्टार्ट हो जाएगा या बॉन्ड डिस्टॉर्शन स्टार्ट हो जाएगा एंड उसी टाइम नया बॉन्ड फॉर्म होना भी स्टार्ट हो जाएगा। ड्यूरिंग दैट सिचुएशन, ड्यूरिंग दैट कोलिजन या एट द पीक ऑफ द कर्व कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम्स को हम कहते हैं या मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट को हम कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट रिएक्टिंग स्पीसीज का एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे रिएक्टेंट का पुराना बॉन्ड पार्शियली ब्रोकन रहता है एंड प्रोडक्ट का नया बॉन्ड पार्शियली फॉर्म्ड रहता है। ठीक है बच्चों, अब ध्यान दो, पीक पॉइंट के बाद प्लॉट देखो नीचे जा रहा है, ऐसा क्यों? देखो बच्चों, आपको पता ही है ट्रांजिशन स्टेट क्या होगा। ट्रांजिशन स्टेट आपका बहुत ही अनस्टेबल होगा। जब ट्रांजिशन स्टेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा तब उसको क्या मिलेगा? उसको स्टेबिलिटी मिलेगा। इसीलिए एनर्जी क्या हो रहा है? एनर्जी देखो डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो बच्चों यही होता है एनर्जी प्रोफाइल ऑफ रिएक्शन। देखो बच्चों, एनर्जी प्रोफाइल को हम और एक तरीके से भी समझ सकते हैं। मान लो आपके पास ये गाड़ी है, ठीक है, ऐसा कोई एक गाड़ी है, कार है, ठीक है। अब इस कार को इस पहाड़ को चढ़ना है, पहाड़ को चढ़ के इस साइड आना है, ठीक है। इस कार को इस पहाड़ को चढ़ के इस साइड आना है, तो क्या करना पड़ेगा? देखो, अब जब कार यहाँ से यहाँ जाएगी तब उसको थोड़ा जोर लगाना पड़ेगा, मतलब उसके पास ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होना चाहिए। अगर मान लो आप कम एनर्जी देते हो या कम वेलोसिटी देते हो तो कार क्या होगा? कार यहाँ से यहाँ तक जाएगा, उसके बाद क्या होगा? वापस से वो नीचे ही आ जाएगा। लेकिन अगर आप सफिशिएंट एनर्जी प्रोवाइड करते हो, सफिशिएंट एनर्जी या सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करते हो तो ये कार यहाँ से एकदम डायरेक्ट पीक पे आ जाएगा, उसके बाद वो ऐसे नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो रिएक्टेंट के लिए ऐसा ही है। अगर आप सफिशिएंट एनर्जी नहीं देते हो तो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल वापस से रिएक्टेंट स्टेट में ही आ जाएगा, प्रोडक्ट स्टेट में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। यहाँ पे हम रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के बीच में जो एनर्जी डिफरेंस है उसको कहते हैं एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, उसको हम कहते हैं एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। तो डेल्टा एच को हम ऐसे लिख सकते हैं, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। यहाँ पे प्रोडक्ट का एनर्जी कम है, रिएक्टेंट का ज़्यादा है, इसलिए साइन क्या हो जाएगा? साइन हो जाएगा नेगेटिव, और नेगेटिव का मीनिंग क्या होता है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, अच्छा, अगर यहाँ पे बैकवर्ड रिएक्शन होता, मतलब प्रोडक्ट रिएक्टेंट में अगर कन्वर्ट होता, अगर प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट होता तो प्रोडक्ट को कितना चाहिए होता एक्टिवेशन एनर्जी? तो प्रोडक्ट के लिए आपको इतना देना पड़ता एक्टिवेशन एनर्जी। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ई ए ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो इसको जो मैंने पहले लिखा था ये हो जाएगा ई ए फॉरवर्ड। ठीक है, तो डेल्टा एच को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, डेल्टा एच इज इक्वल्स टू ई ए फॉरवर्ड माइनस ई ए बैकवर्ड। देखो, ई ए फॉरवर्ड कम है, ई ए बैकवर्ड ज़्यादा है, इसलिए साइन नेगेटिव करना पड़े, साइन नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बैकवर्ड रिएक्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा है, फॉरवर्ड का कम है, इसका मतलब बैकवर्ड रिएक्शन होने में दिक्कत होगा कंपेयर टू फॉरवर्ड रिएक्शन। फॉरवर्ड रिएक्शन यहाँ पे अच्छे से हो जाएगा, तो इस केस में रिएक्शन का टेंडेंसी होगा ज़्यादा फॉरवर्ड में। अब देख लेते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए क्या होगा एनर्जी प्रोफाइल। रिएक्शन है R2P, ये आपका रिएक्टेंट का एनर्जी लेवल है। अब यहाँ पे एंडोथर्मिक रिएक्शन है, यहाँ पे एंडोथर्मिक रिएक्शन है, तो इसका मतलब क्या होगा? प्रोडक्ट का एनर्जी रिएक्टेंट से ज़्यादा होगा।
ठीक है। तो दिस इज द एनर्जी लेवल ऑफ द प्रोडक्ट। तो ये जो एनर्जी होगा ये आपका होगा ई ए फॉरवर्ड और ये आपका होगा ई ए बैकवर्ड और यहाँ से ये हो जाएगा आपका डेल्टा एच। तो यहाँ पे एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए बैकवर्ड रिएक्शन के लिए ये ज़्यादा है, सॉरी बैकवर्ड रिएक्शन के लिए ये कम है कंपेयर टू फॉरवर्ड रिएक्शन। तो बैकवर्ड रिएक्शन होने का चांसेस यहाँ पे रहता है, ठीक है। देखो अब रिएक्शन कोऑर्डिनेट क्या है या रिएक्शन प्रोग्रेस क्या है। जब रिएक्शन होता है रिएक्टेंट मॉलिक्यूल का क्या होता है, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल का जो एटम्स है उनके बीच में इंटर एटॉमिक डिस्टेंसेस चेंज होता है, बॉन्ड एंगल चेंज होता है, बहुत सारे डिस्टॉर्शंस वगैरह होते रहते हैं या बहुत सारे चेंजेस होता रहता है। ये सारे चेंजेस को समराइज करके हम बोलते हैं रिएक्शन कोऑर्डिनेट। इन सारे चेंजेस या इन सारे डिस्टॉर्शन को समराइज करके हम बोलते हैं रिएक्शन कोऑर्डिनेट, ठीक है बच्चों। यहाँ पे ये जो डेफिनेशन दिया है इसको थोड़ा देख लेना आप लोग। अच्छा बच्चों, यहाँ पे एक चीज़ बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना, रिएक्शन कोऑर्डिनेट आपका ये पूरा जियोमेट्रिकल कॉन्सेप्ट होता है, इट इज़ नॉट एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। तो रिएक्शन कोऑर्डिनेट को एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन के साथ आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत करना, ठीक है। एक्सटेंस ऑफ रिएक्शन आपका रेट बताता है, रेट, लेकिन रिएक्शन कोऑर्डिनेट आपका रेट नहीं बताता है, ये अच्छे से ध्यान रखना। देखो थोड़ी देर पहले मैंने बताया था व्हाट इज ट्रांजिशन स्टेट, फिर से देख लें यहाँ पे क्लस्टर ऑफ एटम्स दैट करस्पॉन्ड्स टू द पीक ऑफ द एनर्जी प्रोफाइल। और ये क्लस्टर ऑफ एटम्स क्या होता है, ये ऐसा रिएक्टिंग स्पीसीज where reactant bonds are partially broken and products bonds are partially formed. ट्रांजिशन स्टेट को हम ऐसे ही बोल सकते हैं, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम दैट एग्जिस्ट ड्यूरिंग द इफेक्टिव कोलिजन। तो यहाँ पे थोड़ा एग्जांपल से देखो, मान लो ये एक रिएक्शन है, ए बी मॉलिक्यूल सी के साथ रिएक्ट करके ऐसा बना रहा है प्रोडक्ट ए सी प्लस बी। तो तुम यहाँ पे देख सकते हो ए एंड बी के बीच में बॉन्ड टूटेगा एंड ए एंड सी के बीच में बॉन्ड फॉर्म होगा। तो यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट क्या होगा दिखने में, ट्रांजिशन स्टेट आपका दिखने में ऐसा हो जाएगा, बी एंड ए के बीच में बॉन्ड टूट रहा है, ए एंड सी के बीच में बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, ठीक है। ये रिएक्टेंट का बॉन्ड है और ये प्रोडक्ट का बॉन्ड है, ये भी पार्शियली ब्रेक हुआ है और ये आपका पार्शियली फॉर्म हुआ है। तो ये आपका हो गया ट्रांजिशन स्टेट। इसको दिखाने के लिए हम ब्रैकेट यूज़ करते हैं और एक ऐसा साइन यूज़ करते हैं। अब ये ट्रांजिशन स्टेट आपका प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अच्छा बच्चों, आप लोग ये चीज़ अच्छे से ध्यान रखना, ये ट्रांजिशन स्टेट, ये टीएस एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है। एक्चुअली ट्रांजिशन स्टेट बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल होता है, इतना ज़्यादा अनस्टेबल होता है, इसका लाइफ टाइम बहुत ही कम होता है। तो इसको एक्सपेरिमेंटली आइसोलेट करना इम्पॉसिबल है, इसीलिए इसको माना जाता है हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट। लेकिन इंटरमीडिएट एक ऐसा चीज़ है जिसको हम एक्सपेरिमेंटली आइसोलेट कर सकते हैं। तो ट्रांजिशन स्टेट एंड इंटरमीडिएट में क्या डिफरेंस है, ट्रांजिशन स्टेट हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, इंटरमीडिएट आपका एक्सपेरिमेंटल है। मतलब यू कैन एक्सपेरिमेंटली आइसोलेट इंटरमीडिएट बट यू कैन नॉट एक्सपेरिमेंटली आइसोलेट ट्रांजिशन स्टेट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस है इनके बीच में, ये आप ध्यान रखना, ठीक है बच्चों। एक मल्टी स्टेप रिएक्शन के लिए भी एनर्जी प्रोफाइल देख लेते हैं।
मान लो A2B एक मल्टी स्टेप रिएक्शन है। ये रिएक्शन एक्चुअली में ऐसे हो रहा है। पहला स्टेप है, मान लो A से I, ये I मतलब इंटरमीडिएट, उसके बाद I से B बन रहा है। ठीक है, ये आपका है ओवरऑल रिएक्शन, और ये 2 स्टेप पे हो रहा है। ये पहला स्टेप और ये सेकेंड स्टेप। अब A से B ये जो रिएक्शन है इसको मैं मान रहा हूँ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, अब इसके लिए क्या होगा एनर्जी प्रोफाइल देख लेते हैं। अच्छा, ये ध्यान दो, अगर जो लास्ट में हमने ये एग्जांपल किया था रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट, जो लास्ट मैंने एनर्जी डायग्राम बनाया था वो था एलिमेंटरी रिएक्शन। ठीक है, वो था एलिमेंटरी रिएक्शन, लेकिन मैं अभी क्या कर रहा हूँ, एक मल्टी स्टेप रिएक्शन के लिए एनर्जी प्रोफाइल बना रहा हूँ। एलिमेंटरी रिएक्शन के लिए कोई इंटरमीडिएट तो नहीं होता है, ट्रांजिशन स्टेट होता है। यहाँ पे ये दोनों स्टेप है, ये दोनों क्या है, एलिमेंटरी रिएक्शन है। दोनों के लिए एक एक करके ट्रांजिशन स्टेट रहेगा। तो इसका एनर्जी प्रोफाइल बना लेते हैं। देखो, मान लो ये रिएक्टेंट का एनर्जी है और ये रिएक्शन एक्सो है, ये आपका प्रोडक्ट का एनर्जी है। तो पहले रिएक्शन के लिए ऐसे एनर्जी का इंक्रीमेंट होगा, एक्टिवेशन एनर्जी रीच करेगा। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद एनर्जी डिक्रीज होके इंटरमीडिएट बनेगा। बच्चों अब देखो, ये इंटरमीडिएट होता है हाईली रिएक्टिव, मतलब ये बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल होता है। ये अनस्टेबल होता है इसलिए ये प्रोडक्ट में या यहाँ पे बी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब इंटरमीडिएट का स्टेबिलिटी ए एंड बी से कम है, मतलब इंटरमीडिएट का एनर्जी ए एंड बी या रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट में से ज़्यादा होगा। इसीलिए एनर्जी प्रोफाइल में इंटरमीडिएट का एनर्जी ए एंड बी से ऊपर रहेगा। उसके बाद देखो, इंटरमीडिएट बी में कन्वर्ट होगा, इसीलिए फिर से हमें एक्टिवेशन एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ेगा। उसके बाद ये ऐसे नीचे आ जाएगा और प्रोडक्ट बी बन जाएगा। ठीक है, पहले रिएक्शन के लिए ये आपका हो जाएगा एक्टिवेशन एनर्जी, ये EA1, और इसको हम लिखेंगे ट्रांजिशन स्टेट 1। सेकेंड रिएक्शन के लिए ये आपका हो जाएगा एक्टिवेशन एनर्जी, और इसको मैं बोलूँगा ट्रांजिशन स्टेट 2। अच्छा, प्लॉट से आप देख सकते हो फर्स्ट स्टेप का EA ज़्यादा है कंपेयर टू सेकेंड स्टेप। मैंने थोड़ी देर पहले ही बोला था, अगर एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा होगा रिएक्शन का रेट क्या होगा, रिएक्शन का रेट स्लो हो जाएगा। मतलब यहाँ पे रिएक्शन 1 एंड रिएक्शन 2 में रिएक्शन 1 स्लोएस्ट है, इसीलिए रिएक्शन 1 को हम बोलेंगे RDS। ठीक है, यहाँ पे रिएक्शन 1 आपका हो जाएगा RDS या स्लोएस्ट स्टेप। देखो बच्चों, अभी हम लोग क्या करेंगे, एक्टिवेशन एनर्जी को थोड़ा और अच्छे से समझेंगे बाय यूजिंग मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट ऑफ मॉलिक्यूलर एनर्जी। मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट में क्या होता है, हम लोग वाई एक्सिस में लेते हैं फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और एक्स एक्सिस में हम लोग लेते हैं स्पीड या काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो एक्चुअली में मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट मॉलिक्यूल्स का एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन दिखाता है या समझाता है। तो इसका प्लॉट दिखने में क्या होता है, इसका प्लॉट दिखने में थोड़ा बेल शेप टाइप का कर्व होता है, लेकिन परफेक्ट बेल शेप कर्व नहीं होता है, इसका एक लॉन्ग टेल रहता है। इट इज़ नॉट सिमेट्रिकल कर्व, इट इज़ एसिमेट्रिकल कर्व, इट इज़ नॉट परफेक्ट बेल शेप कर्व। ये प्लॉट आप लोगों ने क्लास 11 में केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा एंड फिजिक्स में भी पढ़ा है। ठीक है, यहाँ पे देखो पीक ऑफ द कर्व का मीनिंग क्या है, मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, और मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का जो करस्पॉन्डिंग एनर्जी होता है उसको हम बोलते हैं मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, ये मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी क्या होता है,
जिस काइनेटिक एनर्जी पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मैक्सिमम होता है उसको हम बोलते हैं मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी। तो ये जो लाइन मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, दिस लाइन सिग्निफाइज द मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी। अगर आपके पास 1000 मॉलिक्यूल है, उसमें से मैक्सिमम मॉलिक्यूल के पास जो एनर्जी होता है उसको हम बोलते हैं मोस्ट प्रोबेबल एनर्जी। इस प्लॉट में हम देख सकते हो लोअर रीजियन ऑफ काइनेटिक एनर्जी में, लोअर रीजियन ऑफ काइनेटिक एनर्जी में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स देखो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम है। एक्चुअली में ये जो हाइट है, ये हाइट क्या बताएगा? हाइट आपका बता रहा है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। सिमिलरली हायर एनर्जी रीजन में भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स देखो कम है। ठीक है, मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स का एनर्जी इस रेंज में होता है, मॉडरेट रेंज में होता है। ठीक है, मैक्सिमम मॉलिक्यूल का एनर्जी मॉडरेट रेंज में होता है। मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी के आसपास मोस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल का एनर्जी रहता है। लोअर रीजन में एंड हायर रीजन में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम होगा। ठीक है बच्चों, अब देखो एक्टिवेशन एनर्जी, इसको मैं EA से डिनोट कर रहा हूँ। तो इसका मतलब क्या हुआ? देखो सिर्फ इतने ही मॉलिक्यूल्स के पास एनर्जी रहेगा इक्वल टू या मोर देन एक्टिवेशन एनर्जी। बाकी देखो सारे मॉलिक्यूल्स इस रेड रीजन के लेफ्ट हैंड साइड में हैं। बाकी सारे मॉलिक्यूल रेड रीजन के लेफ्ट हैंड साइड में हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ इफेक्टिव कॉलिजन सिर्फ यही रीजन वाले मॉलिक्यूल्स करेंगे। इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब इफेक्टिव कॉलिजन बहुत कम हो जाएगा। कम होगा, उससे रिएक्शन का रेट क्या होगा? कम होगा। तो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के अंदर कॉलिजन तो होता ही है, लेकिन उसमें से बहुत ही कम मॉलिक्यूल्स का कॉलिजन इफेक्टिव होता है। लेकिन अगर मान लो मैं टेम्परेचर को इंक्रीमेंट कर देता हूँ, ये मान लो ये जो मैंने पहला वाला प्लॉट बनाया है, पहला वाला प्लॉट आपका है टेम्परेचर T1 में। अगर मैं टेम्परेचर को इंक्रीमेंट कर देता हूँ तो प्लॉट थोड़ा दिखने में ऐसा हो जाएगा। ये मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी राइट हैंड साइड में शिफ्ट हो जाएगा। लेकिन मोस्ट प्रोबेबल एनर्जी पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स देखो अभी कम हो गया है हायर टेम्परेचर में। बच्चों ये टोटल एरिया अंडर द कर्व, यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे टोटल एरिया अंडर द कर्व है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो हायर टेम्परेचर एंड लोअर टेम्परेचर, इन दोनों केस में टोटल एरिया अंडर द कर्व सेम ही होगा, बिकॉज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तो सेम ही रहेगा। इसीलिए टू मेंटेन द एरिया अंडर द कर्व क्या होगा? प्लॉट का हाइट डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, जब टेम्परेचर आप हाई करोगे, जब टेम्परेचर आप इंक्रीमेंट कर दोगे, तब क्या हो रहा है? देखो, तब जो मॉलिक्यूल लोअर रीजन में था वो अब क्या हो जाएंगे? वो अभी हायर रीजन में शिफ्ट हो जाएंगे। तो कॉमन सेंस की बात है, टेम्परेचर बढ़ाने से मॉलिक्यूल्स का एनर्जी बढ़ जाएगा। तो जो मॉलिक्यूल्स लोअर रीजन में था वो अभी हायर रीजन में शिफ्ट हो जाएंगे। तो हायर टेम्परेचर में देखो लोअर रीजन में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम है। हायर टेम्परेचर में रेड लाइन को देखो एंड लोअर टेम्परेचर में ग्रीन लाइन को देखो। लोअर रीजन में देखो हायर टेम्परेचर में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम है। सिमिलरली देखो, जब मॉलिक्यूल्स लोअर रीजन से हायर रीजन में जाएगा तब क्या होगा? हायर रीजन में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ जाएगा। इसीलिए हायर टेम्परेचर में देखो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ज़्यादा है कंपेयर टू लोअर टेम्परेचर। अब देखो टेम्परेचर चेंज करने से एक्टिवेशन एनर्जी चेंज नहीं होगा। तो एक्टिवेशन एनर्जी तो अभी भी इसी लाइन पे ही है, लेकिन टेम्परेचर बढ़ाने से
टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, बहुत सारे मॉलिक्यूल का एनर्जी क्या हो जाएगा, एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर को ओवरकम कर जाएगा। अब देखो हायर टेम्परेचर में ये एक्स्ट्रा मॉलिक्यूल्स भी एनर्जी बैरियर को ओवरकम कर चुका है। इसलिए देखो अगर टेम्परेचर इंक्रीमेंट करेंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग एनर्जी greater or equal to activation energy will increase. That means effective collision या number of effective collisions will increase. So rate of reaction will increase. ठीक है बच्चों एक्टिवेशन एनर्जी के साथ टेम्परेचर का डिपेंडेंस या रेट के साथ एक्टिवेशन एनर्जी एंड टेम्परेचर, इन सब का डिपेंडेंस हम डिटेल में पढ़ेंगे आर्हेनियस इक्वेशन में, वो नेक्स्ट लेक्चर होगा। देखो बच्चों अब देख लेंगे सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। अभी तक हमने बहुत कुछ डिस्कस कर लिया है एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में, अब थोड़ा और देख लेते हैं। मैंने स्टार्टिंग में बताया था एक्टिवेशन एनर्जी होता है आपका पाथ फंक्शन, इट इज़ पाथ फंक्शन। मतलब अगर रिएक्शन का पाथ हम चेंज कर देंगे, तो एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शन चेंज हो सकता है। तो इसको हम समझेंगे बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ रोल ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट का रोल समझने के लिए हमें एनर्जी प्रोफाइल बनाना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, कैटलिस्ट एक्चुअली में क्या कर देता है, कैटलिस्ट एक्चुअली में रिएक्शन का रेट को इंक्रीज कर देता है। ये मान लो रिएक्शन हो रहा है रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट। अब रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट का एनर्जी प्रोफाइल ऐसा है, आई एम एज्यूमिंग इट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो ये रिएक्टेंट का एनर्जी, ये प्रोडक्ट का एनर्जी, और यहाँ से यहाँ तक दिस इज EA व्हेन वी आर नॉट यूजिंग कैटलिस्ट। लेकिन अगर हम कैटलिस्ट को यूज़ करेंगे, कैटलिस्ट क्या करता है, रिएक्शन का पाथ को चेंज कर देता है। कैटलिस्ट रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के साथ टेम्पोररी बॉन्ड्स बनाता है, उसके बाद एक अनस्टेबल इंटरमीडिएट टाइप का कुछ बनता है या एक ट्रांजिशन स्टेट बनता है। वो ट्रांजिशन स्टेट डिकम्पोज होके प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। अब ये कैटलिस्ट क्या करता है, कैटलिस्ट आपका एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज कर देता है। अगर हम कैटलिस्ट को यूज़ करेंगे तो एनर्जी प्रोफाइल ऐसा हो जाएगा। देखो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट का एनर्जी तो चेंज नहीं होगा, सिर्फ चेंज यहाँ पे क्या हुआ है, एक्टिवेशन एनर्जी। सो दिस इज EA व्हेन वी आर यूजिंग कैटलिस्ट। ठीक है, तो कैटलिस्ट क्या करता है, it decreases the activation energy by changing या altering the path of reaction। ठीक है, ये ध्यान रखना, जब हमने कैटलिस्ट यूज़ नहीं किया था तब डेल्टा H क्या था, तब ये था डेल्टा H। कैटलिस्ट यूज़ करने के बाद भी डेल्टा H इतना ही है। ठीक है, मतलब कैटलिस्ट डज नॉट चेंज द स्टेट फंक्शन प्रॉपर्टी,
यहाँ पे स्टेट फंक्शन का मतलब हम एंथैल्पी, गिब्स फ्री एनर्जी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इन सब का बात कर रहे हैं। कैटलिस्ट डज नॉट चेंज द स्टेट फंक्शंस such as delta G, delta H, equilibrium constant, etc. तो कैटलिस्ट यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज कर रहा है, मतलब कैटलिस्ट इंक्रीजेस द रेट कांस्टेंट, increases the rate constant, that is why rate of reaction increases। बच्चों ये चीज़ ध्यान रखना, कैटलिस्ट यहाँ पे रिएक्टेंट के साथ टेम्पोररी बॉन्ड बना तो रहा है, लेकिन अल्टीमेटली कैटलिस्ट जैसा था वैसा ही रह जाएगा, मतलब अल्टीमेटली कैटलिस्ट का कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, कैटलिस्ट जैसे था वैसे ही हमको वापस मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया रोल ऑफ कैटलिस्ट। तो यहाँ पे हम क्लियरली समझ सकते हैं एक्टिवेशन एनर्जी होता है पाथ फंक्शन, अगर हम पाथ को चेंज कर देंगे तो एक्टिवेशन एनर्जी चेंज हो जाएगा। ठीक है, देखो बच्चों कुछ कुछ रिएक्शन में एक्टिवेशन एनर्जी जीरो भी हो सकता है, जैसे एग्जाम्पल क्या है, डाइमराइजेशन ऑफ फ्री रेडिकल्स, डाइमराइजेशन ऑफ फ्री रेडिकल्स। जैसे अगर दो ब्रोमीन फ्री रेडिकल कंबाइन होता है, इसमें देखो इस स्टेप के लिए कोई बॉन्ड ब्रेकिंग तो इन्वॉल्व नहीं है। अगर बॉन्ड ब्रेकिंग इन्वॉल्व नहीं है तो एक्टिवेशन एनर्जी भी हमें नहीं चाहिए होगा। अगर देखो NO2, दो NO2 अगर कंबाइन होता है तो क्या बनेगा, N2O4 बनेगा। आपको ये पता है NO2 क्या होता है, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, यहाँ पे नाइट्रोजन के ऊपर ऑड इलेक्ट्रॉन रहता है। ठीक है, तो जब NO2 से N2O4 बन रहा है तब कोई बॉन्ड ब्रेकिंग नहीं हो रहा है, तो हमें यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी प्रोवाइड करना नहीं पड़ेगा। देखो बच्चों अगर हम ये NO2 वाले रिएक्शन के लिए एनर्जी प्रोफाइल बनाएंगे तो दिखने में थोड़ा ऐसा होगा, Y में एनर्जी, X में रिएक्शन कोऑर्डिनेट। अब देखो NO2 एंड N2O4 में, NO2 में इनकम्प्लीट ऑक्टेट होता है, N2O4 में ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। तो NO2 एंड N2O4 में NO2 हाईली अनस्टेबल है, तो NO2 का एनर्जी यहाँ पे है मान लो। अब हमें क्या है, अब हमें देखो कोई एक्टिवेशन एनर्जी प्रोवाइड नहीं करना पड़ रहा है, तो ये रिएक्टेंट डायरेक्टली ऐसे प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। ये N2O4 है और ये NO2 है। ठीक है बच्चों, अच्छा एक्टिवेशन एनर्जी और कौन सी रिएक्शन के लिए जीरो हो सकता है, अगर आपका अपोजिटली चार्ज स्पीसीज कंबाइन होते हैं तब एक्टिवेशन एनर्जी ज़ीरो हो सकता है, इसमें भी कोई बॉन्ड ब्रेकिंग इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है बच्चों, देखो बच्चों आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग रेट के साथ एक्टिवेशन एनर्जी एंड टेम्परेचर डिपेंडेंस को डिटेल में स्टडी करेंगे बाय यूजिंग आर्हेनियस इक्वेशन। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। आप लोग मेरा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर आर्हेनियस इक्वेशन के ऊपर ज़रूर देखना। बच्चों अगर आपको मेरा वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड दोस्तों के साथ ये चैनल को शेयर कीजिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय।